हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, और इस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हम यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि किसी भी ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये भी कब एग्जिस्ट करेंगे, जब उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी भाई, अपोजिट स्पिन होगी। अपोजिट स्पिन से क्या मतलब है कि एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा कैसा होगा भी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं भी, क्वांटम नंबर का सेट देता है। कितने क्वांटम नंबर हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कौन कौन से होते हैं, एन, एल, एम, एस। एन क्या है भी यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल क्या होता है भी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस क्या होता है भी, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो क्या करता है भी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन से सब शेल में है। ये सब यहाँ पर इनकी हेल्प से आपको पता लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि भाई किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड दे शुड हैव क्या भी, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए उनकी। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 2। ये स्टेटमेंट अब इस तरह से भी हो सकती थी कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है कैन नॉट बी सेम, यानी कि इन चारों की वैल्यूज़ क्या है भी, सेम नहीं हो सकती है। 3 सेम हो सकती है बट फोर्थ शुड बी डिफरेंट। फोर्थ क्या होगी भाई, वहाँ पर डिफरेंट होगी। ये आपको दोनों तरह से मिल सकता है स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो यही कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी कि चारों के चारों सेम नहीं हो सकते हैं। या फिर दूसरा आपको इस तरह से मिल सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं बट दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब ये जो बाकी के यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है इनको भी यहाँ पर हम 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनमें क्या होता है। फर्स्ट क्या है भी, अफबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें फिल किए जाते हैं। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी भाई, लो होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले फिल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो क्या होता है, पहले सिंगली ऑक्यूपाई कराते हैं। पहले क्या है, सिंगली ऑक्यूपाई कराते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 2p, 2p में क्या होता है, 2px है, 2py है, 2pz है। ये क्या होता है अभी, यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2p3 का केस लिया कि p के अंदर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल में पहले क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। आप इसे ऐसे फिल नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये है तो आपने पहले यहाँ पर पेयरिंग कर दी और फिर यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिटल क्या है भी, यहाँ पर वैकेंट रह गया। ये रॉन्ग है। क्या है, पहले सभी ऑर्बिटल्स में क्या होता है भी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या है भी, n+l रूल। तो n+l रूल का मतलब भी वही है एनर्जी लेवल से कि n+l चेक करना है आपको किसी भी ऑर्बिटल के लिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 2s और यहाँ पर क्या है 3s। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये जो यहाँ पर नंबर्स होते हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि n की वैल्यू क्या है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2। यहाँ कितनी है, n की वैल्यू 3 है। यहाँ पर अब आप l की वैल्यू भी चेक कर सकते हो। तो l की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, देखो SPDF। इसके लिए यहाँ पर l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। यहाँ पर क्या है, s है, s के लिए कितना होगा, 0। तो यहाँ पर s के लिए क्या हो गया भाई, 0, और ये भी यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो n+l कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर n+l की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ गया, 3। तो किसके लिए n+l की वैल्यू कम आई है भाई, 2s के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा, 2s में फिल किया जाएगा। और अगर किसी केस में n+l की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, सेम हो जाती है। अगर यहाँ पर n+l का सम किसी केस में क्या हो जाता है भाई,
सेम आ जाता है, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि किसके लिए n की वैल्यू स्मॉल है। जिसके लिए भी n की वैल्यू स्मॉल होती है हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल करते हैं, उसी ऑर्बिटल में क्या है भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 3s है और 2p है, 3s है और 2p है। अब इन दोनों के लिए n+l कैलकुलेट करो, तो 3s के लिए तो देखो कितना आएगा, 3 आएगा। अभी हमने कैलकुलेट किया था। 2p के लिए कैलकुलेट करो, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पर 1, l की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पर देखो 1 है, तो n+l कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। तो दोनों के लिए ही n+l की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉल है। तो 3s यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल किए जाएंगे, 2p में फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शंस को भी देख लिया है कि चारों ऑप्शन का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 4p ऑर्बिटल इज, यहाँ पर आपको 4p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम थोड़ा सा ऑर्बिटल ये नोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नोड क्या होती है, नोड कितने टाइप की होती है और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो वो स्पेस जहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होती है, हायर चांस होता है, उस रीजन को, उस स्पेस को क्या बोलते हैं अभी हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा भाई, नोड होता है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या है कि जीरो। तो यहाँ पर क्या है भाई, जीरो प्रोबेबिलिटी होती है किसके लिए भी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उस रीजन को, उस पॉइंट को, उस स्पेस को, या फिर आप बोल सकते हो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन को भाई नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, उस एरिया को, उस रीजन को हम बोलते हैं भाई ऑर्बिटल। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अब ये कोई पॉइंट भी हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, कोई सरफेस भी हो सकता है। उस पॉइंट को, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं भाई, नोड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो नोड है ये दो टाइप के होते हैं। क्या है भाई, नोड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यहाँ पर रेडियल नोड, एक क्या होता है अभी रेडियल नोड, और दूसरा क्या होता है एंगुलर नोड, दूसरा क्या होता है एंगुलर नोड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ना देखो कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, रेडियल नोड्स कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है, एंगुलर नोड्स होते हैं ये भी पूछ सकता है, और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, यानी कि दोनों आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर वो डिफरेंस की बजाय क्या पूछ सकता है भाई, सम पूछ सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियल नोड क्या होता है। तो रेडियल नोड क्या होता है, वो स्फेरिकल स्पेस जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो रेडियल नोड क्या होता है, बेसिकली नोड तो हमें आ गया समझ में भाई, वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन, वो पॉइंट, वो प्लेन जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो रेडियल कौन सा पार्ट होगा भाई, रेडियल वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर वो वाला स्फेरिकल स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है अभी, ज़ीरो होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, 1s की बात करते हैं, ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है, ये 1s के लिए क्या है भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर गिवन है। ये क्या है भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s के अराउंड गिवन है, इस तरह से यहाँ पर गिवन है। तो ये तो 1s की हो गई। अब ऐसी सेम यहाँ पर हम 2s की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के होने की जो चांसेस है वो ये है। इसी तरह से हम दिखाते हैं कि भाई ये फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी जो होती है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये 1s के लिए था, सेम ऐसे 2s के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बीच में एक पार्ट ऐसा होगा, एक रीजन ऐसा होगा, स्फेरिकल रीजन, जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस है वो ना के बराबर है। तो देखो ये इस तरह से यहाँ पर होगा फॉर 2s के लिए। तो 2s के लिए क्या है भी, यहाँ पर ये बीच में एक रीजन होगा स्फेरिकल, एक पार्ट होगा,
ऑर्बिटल्स में जहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल क्या है 0 है। देखो ये जो यहाँ पर क्लियर पार्ट है ना, यही वाला एरिया क्या बनेगा यहाँ पर नोड बनेगा। ये क्या बनेगा भाई नोड बनेगा। तो जो भी स्फेरिकल स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रेडियल नोड। एंगुलर नोड में क्या होगा, एंगुलर नोड में हम यहाँ पर प्लेन देखते हैं, यानी कि वो प्लेन जहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई 0 होती है। ये क्या होता है यहाँ पर प्लेन होता है। प्लेन में जब हम बात करेंगे तो वो क्या होता है एंगुलर नोड होता है। अगर स्फेरिकल स्पेस की बात करेंगे तो वो क्या होता है रेडियल नोड होता है। देखो हम यहाँ पर ये एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि ये डायग्राम है, ये क्या है देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। तो और यहाँ पर ये वाला जो देखो स्फेरिकल पार्ट है, ये देखो रेड पार्ट से ये दिखाया गया है, ये रेड डॉटेड लाइन से यहाँ पर देखो शो किया गया है। ये क्या है यहाँ पर रेडियल नोड है। देखो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन देखो मैक्सिमम डेंसिटी से दिखाया गया है। बट फिर बीच में क्या है ये वाइट वाइट पार्ट है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी चांसेस नहीं है। तो ये क्या है अभी यहाँ पर रेडियल नोड है। अब न्यूक्लियस को क्या करता है जो कट करते हुए होता है, यानी कि प्लेन में, यानी कि दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, वो क्या होता है प्लेन होता है। तो यहाँ पर ये जो है ठीक है वो क्या बन जाएंगे फिर एंगुलर नोड्स बन जाएंगे। ये इस तरह से ये जो पार्ट है ये नोड्स को जो डिवाइड कर रहा है प्लेन में डिवाइड कर रहा है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर एंगुलर नोड बन जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं अभी n-1। एंगुलर नोड क्या होते हैं l, यानी कि जो भी l की वैल्यू होगी वही क्या होते हैं वहाँ पर एंगुलर नोड्स के नंबर होते हैं। रेडियल नोड्स क्या होते हैं अभी, रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। ठीक है n-l-1 ये क्या होते हैं अभी यहाँ पर रेडियल नोड होते हैं। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो टोटल नोड्स आएंगे, और टोटल नोड्स के लिए इन दोनों का सम करने पर यही वैल्यू बचेगी n-1। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये क्या है अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक और डायग्राम देखते हैं यहाँ पर जिससे आपको ये नोड वाला समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखो अब ये जैसे दिखाया गया यहाँ पर क्या है, ये 3p के लिए दिखाया गया है, ये 3p ऑर्बिटल है। तो 3p ऑर्बिटल के लिए देखो ये शो किया गया है। तो p ऑर्बिटल में आपको पता है वो इस तरह से डंबल शेप के होते हैं। p ऑर्बिटल क्या होते हैं अभी डंबल शेप शो करते हैं, डंबल शेप के होते हैं। तो यहाँ पर ये इसी तरह से है एक्स वाई जेड, ये क्या हो गई भाई तीनों एक्सिस हो गई। यहाँ पर ये पी एक्स के लिए बनाया हुआ है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर ये न्यूक्लियस के क्या है सराउंडिंग में, ये तो क्या बनेगा यहाँ पर रेडियल नोड। ये क्या बनेगा भी यहाँ पर रेडियल नोड। अब ये जो नोड है, अब ये जो नोड्स बन रही है देखो इसको कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर एंगुलर नोड बनाएगा। ये क्या बनेगा भी यहाँ पर एंगुलर नोड बनेगा। और ये एंगुलर नोड कौन से प्लेन में होगा, देखो 3px है तो ये yz प्लेन में होगा। सेम ऐसे देखो यहाँ पर 3pz है, तो 3pz के लिए ये क्या आ गई यहाँ पर देखो रेडियल नोड आ गई, ये तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। और यहाँ पर ये क्या है 3pz है ना, तो ये z में है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्लेन बनेगा नोड के लिए वो क्या बनेगा भी xy प्लेन बनेगा। यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है उसके अलावा जो दो एक्सिस बची है ना उसका प्लेन यहाँ पर क्या बनेगा भाई एंगुलर नोड बनाएगा। सेम ऐसे देखो यहाँ पर 3py है, तो 3py के लिए यहाँ पर ये जो रेड से शो किया गया है यहाँ पर ये क्या भी रेडियल नोड है। और एंगुलर नोड कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो प्लेन यहाँ पर आपको कट करके दिखाया गया है xz प्लेन में आ गया। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है रेडियल नोड का, एंगुलर नोड का और टोटल नंबर ऑफ नोड्स का। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे आएंगी, एंगुलर प्लस में रेडियल नोड को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या पूछा था भाई, रेडियल नोड की बात की है उसने। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर रेडियल नोड की बात की है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या बन जाएगा n माइनस क्या होता है भाई n-l-1। ये है यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला। किसके लिए कैलकुलेट करना है आपको, 4p के लिए। 4p तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई 4, n की वैल्यू कितनी है 4। p का मतलब क्या है देखो यहाँ पर l की वैल्यू कैलकुलेट करो SPDF। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2 3। p के लिए कितनी है भाई 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दो इसमें 4 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 2 कितना आ गया भाई यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर रेडियल नोड्स कितनी आएगी भाई 4p के लिए, ये आएगी 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। देखो यहाँ पर ये भी नोड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है यहाँ पर एंगुलर नोड पूछी गई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था रेडियल नोड पूछी गई है। देखो ये 2023 में पूछा, 2022 में क्या पूछा है देखो एंगुलर नोड पूछ लिया है। किसके लिए पूछा है, डी ऑर्बिटल के लिए पूछा है। तो अभी हमने देखा था क्या होता है SPDF। एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। एंगुलर नोड्स क्या होती है एल की वैल्यू होती है जो, तो यहाँ पर एल की वैल्यू देखो डी ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, डी ऑर्बिटल के लिए 2 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर
टू कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही क्या बन गया यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास ऑफ 100 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। यहाँ पर क्या दे रखा है अभी, आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास, एक बॉल है जिसके लिए आपको मास गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है अभी, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये कौन से मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी, यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन का यूज़ किया जाएगा। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है अभी, लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में पी। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट होता है, पी क्या है अभी यहाँ पर, मोमेंटम है, और इसे हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं एच अपॉन में एम वी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं अभी, मोमेंटम बोलते हैं। तो बस क्वेश्चन में सारे आपको डाटा गिवन ही है। एच तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। क्या होगी भाई यहाँ पर, एच की वैल्यू होगी भाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या है भाई यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। मास यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना भी, 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मास कितना है अभी, 100 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पर ये 20 से 20, और ये कितना बच जाएगा अभी यहाँ पर 0.1 kg, कितना आ गया 0.1 kg। वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है भाई यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, कितनी दी हुई है भाई क्वेश्चन में ही, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो बस इन सारे डाटा को क्या करना है यहाँ पर, पुट कर देना है। तो पुट करो, क्या आ जाएगा देखो, 6.6 इंटू में 10⁻⁻34। अब ये जो जूल है ना, जूल सेकंड आपको यहाँ पर गिवन है, तो इस जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल का मतलब क्या होता है, देखो 1 जूल का मतलब होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 1 जूल का मतलब होता है। यहाँ पर ये यूनिट कन्वर्जन भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि किस तरह से मीटर में आंसर आएगा। देखो यहाँ पर ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल में ये होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, ये 1 जूल का मतलब होता है, 1 जूल का मतलब कितना होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जूल के प्लेस पे पुट करते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो क्या है, जूल का मतलब है, जूल के प्लेस पे पुट किया है, और मल्टीप्लाई में क्या है, सेकेंड भी आएगा, ये जूल सेकेंड था ना, तो इसलिए सेकेंड भी आएगा यहाँ पर। फिर क्या है, मास, मास को हमने केजी में कन्वर्ट किया, इसीलिए कन्वर्ट किया था यहाँ पर केजी में, क्योंकि ये जूल में क्या है, केजी में ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये 0.1 kg मल्टीप्लाई में, अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी पुट करनी है। वेलोसिटी कितनी है देखो, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा भाई देखो, यहाँ पर केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, फिर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो मीटर से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये -2 पावर है, यहाँ पर सेकंड के पावर को देखो, ये क्या है अभी यहाँ पर, इस तरह से देखो -2, और यहाँ पर क्या है, ये 1 है, और फिर नीचे भी क्या है, -1 है। अब होगा क्या, आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या है, प्लस का ही बन जाएगा। अब सेम पावर होती है तो क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, यानी कि ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये पूरी की पूरी यूनिट क्या है भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब बचा क्या, सिर्फ आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, मीटर बच गया। देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और ये सेकंड ऊपर जाएगा पर सेकंड, और ये पूरा क्या है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 0.1 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर ही आ जाएगा। क्या है भाई, यही आ जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, ये गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 1। सॉल्व करके देखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 10 है और ये 0.1 है, तो इसकी वजह से ये देखो 0.1 जो है ये 1/10 बनेगा, और ये 10 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ जो ऊपर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बचा है यही तो आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, मतलब कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो जब भी n की वैल्यू 3 होती है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो देखो ऑर्बिटल, हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं n स्क्वायर से। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, n स्क्वायर से। तो किसी के लिए भी आपके पास n की वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास
उसके लिए क्या आ जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 9, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। n की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3s हो सकता है, 3p पॉसिबल है और क्या है 3d पॉसिबल है। 3f तो देखो पॉसिबल है नहीं, तो यानी यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है, देखो 3s 3p 3d। 3s में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर 3p में क्या होते हैं, 3 होते हैं। 3d में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो टोटल देखो ऐड कर लो कितना है, यहाँ पर 1 प्लस में 3 प्लस में 5, तो कितने हो गए टोटल 9 ही तो हो गए। इस तरह से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूले से, यानी कि n स्क्वायर का यूज़ करके, और ऐसे भी ऑर्बिटल का मतलब बनाकर हम चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितने होते हैं। जैसे मान लो n = 2 के लिए ही पूछा है, n = 2 के लिए पूछा है, तो आपको पता है क्या होता है, 2s होता है 2p होता है। 2df भी पॉसिबल नहीं है, ना ही 2f होता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो होते नहीं है, तो 2s एक ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर 2p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और चाहो तो n स्क्वायर कर लो, कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं और ऐसे भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गिवन है, और ये देखो 2021 में पूछा है। 2023 में वो दूसरा स्टेटमेंट देके दे दिया उन्होंने कि मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट दे दिया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दिस स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और रूल। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यहाँ पर क्या है, आपको क्वांटम नंबर्स के सेट गिवन है, ठीक है, कि भी n की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये होगी और s की वैल्यू ये होगी। इनमें से एक कोई सेट ऐसा गिवन है जो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू क्या है 3, तो हम फर्स्ट वैल्यू n की वैल्यू से ही पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अपने ऑप्शन में मैच करके देख लेंगे। तो देखो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, l की वैल्यू होती है 0 to n-1। तो इसका मतलब ये है कि 0 to क्या हो सकती है भाई, यहाँ पर 3 - 1 का मतलब क्या है 2। तो l की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, देखो m की वैल्यू क्या होती है बेसिकली -L2 + L, ये l की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू होती है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखो -0 to 0 मतलब कि 0 आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर l की वैल्यू 1 है, अगर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, इसका मतलब -1 होगी, 0 होगी और साथ में +1 होगी। नेक्स्ट क्या है, देखो l की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, तो अगर l की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर 2 होगी, तो m की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, -2 से लेकर +2 तक, -2 से +2 तक, तो ये बन जाएगी -2 -1 0 +1 और ये +2, ये वैल्यूज़ बन जाएगी यहाँ पर। तो अब देखो ऑप्शन में आपको कौन मतलब वैल्यूज़ का सेट क्या क्या गिवन है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल, तो ये दोनों करेक्ट है। m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। m की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, -L से +L तक, तो यहाँ पर -2 से +2 तक बनेगी, तो ये भी पॉसिबल है। और s की वैल्यू तो क्या होगी भाई, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी, तो ये वाला सेट तो पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो क्या है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -1/2 है। अगर n की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, तो l की वैल्यू देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब ये है कि 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो यानी कि n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 आ सकती है, और अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और s कैन भी -½ तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, देखो n = में 4, नेक्स्ट क्या है अभी n = में 4, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू देखो क्या क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो यानी कि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, m की वैल्यू भी -3 पॉसिबल है, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है -L से +L तक, तो ये भी पॉसिबल है, और s की वैल्यू भी +½ हो सकती है। तो देखो अगर फर्स्ट 3 सेट पॉसिबल है तो इसका मतलब फोर्थ वाला तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। बाकी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है अभी आपको। यहाँ पर ये गिवन है n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3 के लिए देखो l की वैल्यू 2,
तो एल की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है। देखो एल क्या होता है 0 to n-1, तो ये बन गया 0 1 2, तो ये हो सकती है पॉसिबल 2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, एम की वैल्यू 3 दे दी भाई, एम की वैल्यू 3 कैसे पॉसिबल हो सकती है, अगर एल की वैल्यू कितनी है 2 है तो एम की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस एल से प्लस एल बनेगी। क्या बनेगी भाई, माइनस एल से प्लस एल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो -2 से +2 तक आएगी, बट वैल्यू आपको क्या गिवन है एम की, यहाँ पर -3 गिवन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए भी, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखो ये पॉसिबल सेट से ना, ये जो क्वांटम नंबर का सेट बनता है, इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और ये टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, और बाकी आरपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, आरपीएससी जो पीजीटी का वहाँ पे एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ग्रेड का, वहाँ पे पूछा गया है, और यहीं पे एचटेट के टीजीटी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि पोटाशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके लिए पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि पोटाशियम जो होता है ना, पोटाशियम के लिए जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसके लिए पॉसिबल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसके लिए पॉसिबल यहाँ पर क्वांटम नंबर का जो सेट होगा वो क्या पॉसिबल है। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना। इसके सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी चैप्टर के पीवाईक्यू को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस क्लास के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। बाकी आप एक बार खुद से ट्राई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिर से यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, अभी एंगुलर नोड का ही क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा गया है, देखो, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल। ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया है, डी ऑर्बिटल के लिए ही पूछा है। देखो अभी हमने पीछे किया था, यहाँ पर 19 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और 20 में भी आया हुआ है। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, एल की वैल्यू जो भी होती है, एल की वैल्यू जो भी होती है वही क्या होता है, उतने ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, देखो 0 1 2 3, ये एस है, ये पी है, ये डी है, और ये एफ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी के लिए 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि उसका कितना बताया गया आपको, n बताया गया, उसके लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट करते हैं किससे भाई, एन स्क्वेयर से। एन स्क्वेयर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और 2n स्क्वेयर क्या होते हैं भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वेयर होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल, उसके लिए क्या होता है, n स्क्वेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन देखो रिपीट क्वेश्चन है, पीछे ही हमने डिस्कस किया था कि n की वैल्यू जब 3 होती है तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। तो n की वैल्यू जब 3 होती है तो n स्क्वेयर करते हैं, और n स्क्वेयर का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वेयर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भी 9 ऑर्बिटल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया है, देखो 2 एटम्स ए एंड बी, यहाँ पर 2 एटम बताए गए हैं ए एंड बी, और उनके लिए यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी गिवन है। इस तरह से दिया गया है, देखो ए कोई एटम है और एक बी एटम है। ए के लिए एटॉमिक नंबर है 9, बी के लिए एटॉमिक नंबर भी 9 है, और ए के लिए जो मास नंबर है वो 19 है, और बी के लिए जो मास नंबर है वो कितना है भी 21 है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो दोनों एटम्स है ना, इन दोनों एटम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ए एंड बी बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, कि भाई ए और बी क्या है, यहाँ पर सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई ए और बी के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर आइसोटोप, कि भाई ए और बी क्या है, आइसोटोप्स हैं। ए और बी आइसोबार्स बताए गए हैं। ए एंड बी का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताया गया है कि ए और बी दोनों एटम्स के पास क्या बनेंगे भाई, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो देखो अब ये जो दोनों एटम गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, इनका एटॉमिक नंबर भी गिवन है आपको और मास नंबर भी गिवन है। तो देखो एटॉमिक नंबर दोनों एटम के लिए क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर,
उन्हें हम क्या बोलते हैं अभी, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, आइसोटॉप्स बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी ये जो दोनों एटम्स है ये क्या है भी यहाँ पर आइसोटॉप्स है, ये क्या है भी यहाँ पर आइसोटॉप्स है। तो देखो एक ऑप्शन में आपको आइसोटॉप बताया गया है, कौन से ऑप्शन में, सी में, तो यानी कि सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी आर आइसोटॉप्स। अब जिस भी ऑप्शन में सी इंक्लूड है ना वो वाला तो जरूर आएगा आंसर, बाकी कोई बने या ना बने। तो अब देखो सी इस वाले ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ कट हो गया, सी इस ऑप्शन में भी नहीं है, ये कट हो गया। अब फर्स्ट एंड थर्ड में से आपको चेक करना है कि बाकी और कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सी गिवन है, इस वाले स्टेटमेंट ऑप्शन में भी आपको सी गिवन है। ये क्या बता रखा है, ए एंड बी बिलोंग टू द सेम एलिमेंट। अब दोनों जो ये आइसोटॉप्स होते हैं ना इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपने पढ़े ना, 1H1 होता है, 1H2 होता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। तो इस तरह से हम ये पढ़ते हैं, तो ये क्या है, सेम एलिमेंट से ही बिलोंग करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अब ए ऑप्शन देखो आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ए स्टेटमेंट ये गिवन है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखो इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आ गई, सी और ए तो अभी हमने वेरीफाई किया है। बी के लिए हम देखते हैं क्या है, ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की भाई ए और बी के पास दोनों के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके पास, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं भी, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का ही एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब दोनों एटम के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए कौन सा आंसर आ जाएगा भी इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, देखो द स्पीशीज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स इज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आयंस गिवन है, एटम गिवन है, और इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना उनसे ज़्यादा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम यही देखते हैं ऑप्शन देखने से पहले कि न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर किसके इक्वल होता है भाई, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन के सम के। मास नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन के सम के। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, न्यूट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, यानी कि मास नंबर में से क्या करे, प्रोटॉन को माइनस कर दे, वही क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा आपको। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है अभी, फ्लोरीन है। फर्स्ट क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, और इसका मास नंबर क्या होता है, 18। तो इसके लिए न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, मास नंबर कितना है अभी यहाँ पर, 18, माइनस प्रोटॉन कितने बनेंगे, जो भी एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन। तो यहाँ पर 9 आएगा, तो ये कितना आ गया, 9 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए भाई, 9 हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही कितने हैं भाई यहाँ पर, 9 है। तो इन दोनों में तो क्या आ गए, सेम आ गए भाई। यहाँ पे जो ये न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के केस में क्या हो गए, सेम हो गए। बट आपको क्या चेक करना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो न्यूट्रॉन से। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है आपको, सोडियम आयन। क्या गिवन है भाई, सोडियम आयन। सोडियम आयन में यहाँ पर देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसका मास नंबर कितना होता है, 23। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, ये कटायन, क्या है भाई यहाँ पर, ये कटायन है। कटायन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले न्यूट्रल एटम में, उसमें से एक क्या है, कम है, क्योंकि कटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये क्या करता है भी, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो न्यूट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। न्यूट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। बट यहाँ पर सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई, 10। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन 10 ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन लूज या गेन नहीं होते, तो प्रोटॉन क्या है यहाँ पर, 11 ही बनेंगे, ठीक है। 10 मैंने गलती से बोल दिया, प्रोटॉन क्या रहेंगे भी यहाँ पर, 11 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक लूज किया है, तो कितने आ गए, 10 आ गए। क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर, मास नंबर कितना है भी यहाँ पर, 23, माइनस क्या करना है, प्रोटॉन को माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -11, तो ये कितना आ गया भाई, 12। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन कितने आए हैं, 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई यहाँ पर, 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट भी नहीं है और सेकंड भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं अभी, थर्ड ऑप्शन क्या है, O2 नेगेटिव। ये क्या है अभी यहाँ पर, ऑक्साइड आयन आपको गिवन है, तो ऑक्साइड आयन के केस में चेक करो, इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, 8। मास नंबर कितना बनेगा इसका यहाँ पर, 16। कितना होता है भाई इसका मास नंबर, 16 होता है। तो यहाँ पर जो
इलेक्ट्रॉन है, देखो न्यूट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, न्यूट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन थे 8, बट यहाँ पर क्या है ऑक्साइड आयन, ये क्या है अनायन है, ये आयन भी कौन सा है अनायन, अनायन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्या करते हैं भी इलेक्ट्रॉन को गेन, इसका मतलब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या हो गए इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया ऑक्साइड आयन बनाया, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बन गए 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए भाई यहाँ पर 10। और यहाँ पर अब हम प्रोटॉन चेक करेंगे, प्रोटॉन कितने हैं अभी यहाँ पर, प्रोटॉन है 8। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर, मास नंबर कितना है भाई यहाँ पर 16, माइनस क्या करना है आपको प्रोटॉन को माइनस करना है, तो यहाँ पर प्रोटॉन को माइनस कर दो, कितने भाई प्रोटॉन 8 है, तो 16 माइनस 8 कितने आएंगे भाई 8 ही आएंगे। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10 आ गए। तो यहाँ पर क्या है इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन तो 8 ही आए हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए ऑक्साइड आयन के पास 10 हो गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3 ऑक्साइड आयन। ये जो मैग्नीशियम आयन है इसके लिए आप खुद से कैलकुलेट करके देखना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेंगे। ठीक है, हमें आंसर मिल गया है क्या भी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू द न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ एन एटम वुड लीड टू चेंज इन, न्यूट्रॉन का एडिशन करना, ठीक है, किसी भी एटम की न्यूक्लियर कंपोजिशन में न्यूट्रॉन का क्या करना भी इंट्रोडक्शन करना, तो क्या होगा उससे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आते हैं, केमिकल नेचर ऑफ एटम चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, या फिर एटॉमिक मास चेंज होता है। तो देखो न्यूट्रॉन कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि न्यूट्रॉन का इंट्रोडक्शन कराना किस में भाई न्यूक्लियर कंपोजिशन में एटम की, ठीक है, तो उससे किस में चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रॉन्स में, केमिकल नेचर में, एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में। तो जब भी हम क्या करते हैं न्यूट्रॉन का इंट्रोडक्शन कराते हैं किसी भी न्यूक्लियर कंपोजिशन में एटम की, तो यहाँ पर क्या चेंज होता है एटॉमिक मास चेंज होगा, क्या चेंज होगा अभी एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास अभी हमने देखा था क्वेश्चन में समझा था, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है अभी, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो क्या रहते हैं फिक्स रहते हैं, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, बट न्यूट्रॉन के इससे कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, क्योंकि मास नंबर देखो ये रिलेशन होता है ना न्यूट्रॉन का देखो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है भाई किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू में प्रोटॉन के, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, वही क्या है एटॉमिक नंबर है। बट यहाँ पर न्यूट्रॉन का रिलेशन देखो किससे है, मास नंबर से है, तो अगर न्यूट्रॉन में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर क्या है मास नंबर में चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा अभी ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन से देखो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, केमिकल नेचर ऑफ एटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता है, एटॉमिक मास में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, अगर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया देखो आपको, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू द, अच्छा ये तो क्वेश्चन सेम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पी एक्स ऑर्बिटल बी जीरो इन द, यहाँ पर ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है पी एक्स ऑर्बिटल के लिए वो ज़ीरो किस में होगी, जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में। अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, ये देखो ये यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया भी था जब हम ये नोट्स को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर क्या है देखो, ये जैसे पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स ऑर्बिटल जो है इसके लिए जो नोडल प्लेन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, वो कहाँ पर होगी प्लेन में होगी, कहाँ पर होगी भाई प्लेन में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको गिवन है ना वो देखो प्लेन वाले गिवन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन वाले इसमें तो ये आंसर बनेंगे नहीं, ठीक है, एक तो या तो क्या हो सकते हैं रेडियल नोड हो सकती है, या फिर क्या है भी यहाँ पर एंगुलर नोड हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये प्लेन वाले ही गिवन है, रेडियल नोड तो हम किस में देखते हैं स्फेरिकल वाले उसमें देखते हैं, और प्लेन वाला जब हम चेक करते हैं तो वो क्या होता है एंगुलर नोड होता है। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है पी एक्स के लिए पूछा है, तो देखो पी एक्स के लिए जो प्लेन बनेगा वो कौन सा बनेगा भी वाई जेड प्लेन बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है भाई ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 15,200 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपको वेव नंबर गिवन है किसके लिए भी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन,
यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ही कैलकुलेट करनी है, बट आपके पास अब यहाँ पर क्या है भाई, लिथियम आयन है। हाइड्रोजन एटम की बजाय भाई किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात कर रहा है लिथियम आयन की। तो देखो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके क्या है भी यहाँ पर वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है वेव नंबर, ये इन्वर्स होता है किसका, वेवलेंथ का। ये आर एच क्या है भी यहाँ पर, ये आर एच क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। ये क्या है भी यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल होता है, ये क्या है भी यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज बनती है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, वो ये होती है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ठीक है। अब देखो जो लाइमन सीरीज होती है ना, इसके लिए n1 यानी कि लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है, 1 होता है हमेशा ही। इसके लिए जो लोअर एनर्जी लेवल है वो कितना होगा भाई, 1 होगा। बाकी n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा लाइमन सीरीज के लिए, ऑलवेज 1 होगा। सेम ऐसी बाल्मर के लिए जो n1 की वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है वो क्या है, 2 हो सकती है। देखो बाल्मर के लिए 1 पे नहीं जा सकता, बाल्मर के लिए वो कहाँ पे रहेगा, 2 पे ही रहेगा। लेकिन इसकी हायर वैल्यू चेंज हो सकती है, 3 4 5, यानी कि हायर एनर्जी लेवल चेंज हो सकते हैं। पास्टन के लिए n1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। n2 की वैल्यू 4 5 6, यानी कि कुछ भी हो सकती है। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए कितनी होती है भाई, यहाँ पर 4 होती है n1, और n2 क्या है 5 6 7, ऐसे हायर लेवल तक कुछ भी हो सकते हैं। फंड के लिए n1 की वैल्यू होती है, लोअर एनर्जी लेवल होता है 5, और बाकी फिर इसकी n2 की वैल्यू 6 7 8 9 ऐसे हायर लेवल के लिए हो सकती है। अब यहाँ पर आपको ना एक पॉइंट और याद रखना है, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, कि ये कौन सी सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम के रीजन में लाई करती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो लाइमन के लिए कौन सा रीजन होता है भाई, यूवी रीजन होता है। बाल्मर के लिए विजिबल रीजन होता है। बाकी इनके लिए क्या है भाई, यहाँ पर IR रीजन होता है, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए यहाँ पर, हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए भी यहाँ पर, हाइड्रोजन के लिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, लिथियम आयन गिवन है, लिथियम +2 गिवन है। लिथियम के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। लिथियम +2 गिवन है, मतलब क्या है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन लाइक बन गया है। किसके जैसा बन गया है भाई, हाइड्रोजन लाइक बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ z² से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है भाई यहाँ पर, रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि RH मल्टीप्लाई में z²। z क्या है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन के लिए है, बट क्वेश्चन में लिथियम +2 आयन गिवन है, तो यहाँ पर इसलिए आपको क्या है, z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन, फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पर आपको मतलब वैल्यू गिवन ही है डायरेक्ट ही। तो देखो कैसे करेंगे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू में 1/λ इज इक्वल टू में RH क्या है भाई, रिडबर्ग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको z से, मतलब कि z² से, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/n1² माइनस 1/n2²। किसके लिए बात कर रहा है अभी, ये बाल्मर सीरीज़ के लिए बात कर रहा है। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जो n1 की वैल्यू होती है, लोअर एनर्जी लेवल होता है, वो क्या होता है भाई, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 पुट करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट सीरीज़ बोला है उसने, क्या बोला है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज़। तो देखो n2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी n1 की वैल्यू कितनी है अभी, यहाँ पर 2 है। तो अब यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 से वो कहाँ पर जाएगा, 3 में ही तो जाएगा, तो वही तो इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे किसके लिए भाई, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो देखो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बस इस फॉर्मूले में जैसे पुट किया है, RH की वैल्यू को पुट किया होगा, यहाँ पर Z की वैल्यू को पुट किया होगा, और ये n1 और ये, तो ये सब वैल्यू किसके इक्वल आई है भाई, ये आपको डाटा ही गिवन है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है कितनी भी, 15,200 पर सेंटीमीटर। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद मतलब ये आएगा यहाँ पर। फिर क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/λ, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है किसके लिए, लिथियम +2 आयन के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखो RH, यहाँ पर RH की वैल्यू पुट करेंगे, z²। अब लिथियम आयन के लिए जो Z की वैल्यू होगी, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी, कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो यहाँ पर Z का स्क्वायर करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना रहेगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 में यहाँ पर क्या है, ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की ही बात कर रहा है। तो इसके लिए भी फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, सेकेंड से थर्ड एनर्जी लेवल में जाना, तो ये होगा। तो अब देखो ध्यान से, 9
और ये 9 को तो मैं बाहर लिख देती हूँ अलग से, और जो ये RH और ये वाला जो पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा, ठीक है, 9 के अलावा ये अगर हम बाकी पूरे इसको देखते हैं वैल्यू को, तो ये क्या है, सेम हाइड्रोजन के लिए ही है। देखो ऊपर वाले यहाँ पर इक्वेशन में हमने सेम हाइड्रोजन के लिए यही तो लिखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 15,200 आई है। तो यहाँ पर क्या है, हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट ना करके और ये पूरा सॉल्व ना करके क्या करते हैं, इसके प्लेस पे, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू क्या है 15,200 है, इसी को पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 15,200 पर सेंटीमीटर को ये पुट कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा 1,36,800 पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, अभी कौन से ऑप्शन में गिवन है, फोर्थ में, तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, आई होप आ गया होगा ये अच्छे से समझ में। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो वेव नंबर का रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/λ इज इक्वल टू में RH मल्टीप्लाई में Z² और फिर मल्टीप्लाई में 1 में N1² माइनस N2²। N1 क्या है, यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। N1 की वैल्यू फॉर बाल्मर सीरीज अभी हमने देखा था टेबल की हेल्प से, कितनी होती है भाई, 2 होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, देखो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, Z की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो डाटा है, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी भाई, सॉल्व करने के बाद 15,200 सेंटीमीटर आएगी। हमें कैलकुलेट करना था लिथियम +2 आयन के लिए, तो लिथियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 3 होती है। तो यहाँ पर हमने पुट किया RH मल्टीप्लाई में 9, और ये क्या है पूरा, ये तो पूरा सेम ही होगा, N1 और N2 तो सेम ही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं। तो 9 को हमने बाहर रखा, और ये RH और ये पूरा मल्टीप्लाई में जो ये वाली वैल्यू है, ये क्या है, इसी के इक्वल आ जाएगी 15,200 सेंटीमीटर के। तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है भाई, हमें अपना आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया, देखो द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर कॉल्ड। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल थे उसे क्या बोला गया, ग्राउंड स्टेट कहा गया, ऑर्बिटल्स बोला गया, ऑर्बिट्स बोला गया, या फिर रिडबर्ग लेवल बोला गया। तो बोर ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था भाई, ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, ऑर्बिट का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 ऑर्बिट। बताया था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये बोर ने बताया था। तो ये जो फिक्स पाथ थे, एनर्जी लेवल था, इसे ही क्या बोला गया था, ऑर्बिट्स बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है क्वेश्चन में, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 2Z+6। कि किसी भी मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसके लिए मास नंबर गिवन है कितना भाई, 2Z+6। यहाँ पर सपोज मैं ऐसा लेट कर लेती हूँ कि कोई एक एक्स एलिमेंट है जिसके लिए मास नंबर गिवन है 2Z+6। किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, और नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर। वेयर Z इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z क्या बताया गया अभी, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है अभी आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया अभी, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है अवेलेबल यहाँ पर। और जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Z क्या है, इस एलिमेंट X के लिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर बन गया, और ये क्या बन गया, मास नंबर बन गया। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, मास नंबर माइनस, मास नंबर में से क्या माइनस कर देते हैं, प्रोटॉन को। तो यहाँ पर मास नंबर कितना है, 2Z+6, कितना है अभी मास नंबर 2Z+6 माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ये नंबर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है, Z गिवन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z माइनस करेंगे, तो 2Z में से माइनस Z करेंगे तो कितना बचेगा, Z बचेगा प्लस का, तो Z+6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए भाई, Z+6 आ गए। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये क्या बन गया, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर n इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड थ्योरी आर। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड थ्योरी ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं जब n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 0, 1, 2 एंड 3। तो देखो बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक फिक्स पाथ में, फिक्स एनर्जी लेवल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उसके अंदर वो घूमते रहते हैं। बट यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भाई एक सेम शेल में ही, यानी कि फिक्स एनर्जी लेवल पाथ पे ही रिवॉल्व नहीं करते रहते, उनमें क्या होते हैं, सब शेल्स भी होते हैं। तो बेसिकली सब शेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई, सोमरफील्ड ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द सोमरफील्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनमें, और जो सब शेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, शेल और सब शेल दोनों में रिवॉल्व करते हैं, और उनकी क्या है, एनर्जी लेवल में भी
क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सोमरफेल्ड जो भी n की वैल्यू होती है वहाँ पर उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं भाई, शेल्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ सॉरी भाई क्या होते हैं, सब शेल्स होती हैं। जो भी n की वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ क्या होती है भाई वहाँ पर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन सब शेल में से अब देखो जैसे n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 3 के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स तो क्या बनेंगी, 3 बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स क्या बनेंगी, 3 बनेंगी। बट इनका पाथ भी डिफरेंट होता है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में ही नहीं रिवॉल्व करती, एक इनका सर्कुलर पाथ होता है, बाकी की जो बची है वो क्या होती है, एलिप्टिकल पाथ होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, n = 3 है तो यानी कि एक सर्कुलर पाथ होगा, यहाँ पर एक क्या होगा, सर्कुलर होगा, और दो क्या बनेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनेंगे। दो क्या बनेंगे यहाँ पर, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ भी है कि क्या बताया गया। देखो एल की वैल्यू जब 0 होगी, एल की वैल्यू यानी कि n = जब 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि एल की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही सर्कुलर पाथ बनेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 सबशेल्स होंगे। क्या है भाई, यहाँ पर 2 सबशेल्स होंगे और इनमें से एक सर्कुलर होगा, बाकी क्या होंगे भाई यहाँ पर बाकी क्या होंगे, एलिप्टिकल होंगे। तो एक सर्कुलर ये आ गया है यहाँ पर और बाकी क्या है, एलिप्टिकल ये हो गया है। सेम ऐसे देखो n की वैल्यू जब 3 है तो n की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी, 3 होंगी। बट एक सर्कुलर होगा और बाकी के पाथ कैसे होंगे, एलिप्टिकल होंगे। तो देखो एक सर्कुलर है ये वाला पाथ, बाकी क्या है, ये एलिप्टिकल है। सेम ऐसी n की वैल्यू 4 है तो 4 के लिए भी एक सर्कुलर है, बाकी 3 क्या बनेंगी यहाँ पर, एलिप्टिकल बनेंगी। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, एक सर्कुलर बाकी एलिप्टिकल, जिसके लिए भी पूछा, और जो भी n की वैल्यू होगी वही क्या बनेंगे वहाँ पर, नंबर ऑफ सबशेल्स बनेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो इस तरह से बन सकता है कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। ऐसे पूछा जा सकता है कि सबशेल का कॉन्सेप्ट किसने बताया था, सोमरफेल्ड ने बताया था। तो यहाँ पर एंड होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के PYQ क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सभी हमने यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। और देखो जब आप PYQ का एनालिसिस करोगे और इन क्वेश्चंस को देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तो क्या देखा आपने कि जो ये पुराने वाला पेपर है ना, इसमें तो देखो क्वेश्चन का जो थोड़ा पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ईजी ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न से क्वेश्चन बने हुए हैं। और अगर हम रिसेंट के एग्जाम की बात करें, यानी कि 18 से लेकर 2023 तक के एग्जाम की बात करें कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस चैप्टर से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो कहाँ से, क्वांटम नंबर वाले कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने बनेंगे ये पूछा गया है। स्टेटमेंट दे रखी है आपको, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें कि भाई इस तरह से पूछा गया हो कि रेडियस क्या होगी, एनर्जी क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन डी ब्रोगली इक्वेशन से बना हुआ है। तो PYQ के बेसिस पे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो ये बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हमने देख लिया कि एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ये वाले क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो PYQ के बेसिस पे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या बनते हैं भी, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम PYQ के बेसिस पे देखें तो इस चैप्टर से क्या है भी, इजी ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए कि सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको क्या करना है, ये रिवीजन करने के बाद जो भी डायरेक्ट फॉर्मूले है ना चैप्टर के, जैसे रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं और अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है यहाँ से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।